higher taxes or impose higher taxes. Next, a comprehensive impact of taking these steps a comprehensive impact of taking these steps on economy must be studied before implementation of UBI. Before implementation of UBI. Also, Indian poverty is less about lack of income. Indian poverty is less about lack of income and more about lack of basic infrastructure. More about lack of basic infrastructure. Needing bigger investments. To this extent. Bigger investment to this extent. UBI impact on poverty may be limited. UBI impact on poverty may be limited. May be limited. पॉवर्टी अगर तुम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जाओगे, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो सब चीज़ें काउंट करोगे ना, तो इंडियन पॉवर्टी जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द लैक ऑफ इनकम. कुछ लोगों के पास इनकम भी है तब भी वो ऐसा फैसिलिटी नहीं कर पाते हैं, है ना. जिससे तुमने देखा होगा गांव में बहुत, तो कई सारे गांव में रिच लोग भी रहते हैं, ठीक है, फिर भी उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिलती थी पहले. इंटरनेट कनेक्शन अभी भी कई गाँव में नहीं मिलता है ना. या स्कूल तुम देखोगे तो अच्छे स्कूल नहीं मिलते हैं अभी भी. कई सारे गांव ऐसे हैं उनके 20-30 किलोमीटर के रेंज में कोई अच्छा स्कूल ही नहीं होगा. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द इनकम, कि लैक ऑफ इनकम सिर्फ है तो उसकी वजह से पॉवर्टी है, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जिससे पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए. तो मान लो इनकम दे भी दोगे 6,000 मान लो या 8,000 दे भी दोगे यूबीआई से, तो उससे तो फिर वही प्रॉब्लम रहेगी ना. तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत लिमिटेड होगा. इसलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूबीआई से अच्छा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगा, तो इनकम वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे मान लो अभी हाईवे बना रहे हो, जैसे अभी यमुना एक्सप्रेस वे है, ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, वो सब बनाओगे तो उससे भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना, ठीक है, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा. जैसे आगरा के आसपास आलू बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, अब वो आलू लखनऊ तुरंत पहुंच जाता है. पहले फैसिलिटी नहीं थी, अब तो मुझे लग रहा है 4 घंटे में पहुंच जाता हो, ठीक है. ऐसे गाजीपुर के आसपास देखोगे तो आलू के कई सारे कोल्ड स्टोरेज हैं. गाजीपुर के आसपास जब देखोगे तुम तो ढेर सारे कोल्ड स्टोरेज. अब वो जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया है तो उसको लखनऊ पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, 3, 3.5 या 4 घंटा लगेगा मुश्किल से. पहले वो नहीं था तो 10-10 घंटे लगते थे. तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, ठीक है, उससे इनकम भी आएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो लोगों को फैसिलिटी भी मिलेगी. क्लियर है. चलो नेक्स्ट हम लोग इंस्टीट्यूशंस पे आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग WTO पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन.
बोलो। हम्म। सब्सिडी। हम्म। क्या है क्वेश्चन? क्रॉपिंग पैटर्न है, और क्या है? और क्रॉप डाइवर्सिटी, और क्या है? हाँ, इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स। देखो, यही है ना क्वेश्चन। हाउ सब्सिडी अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर। अभी एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फिर से बताएंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया था। हाँ ठीक है, बस देख लो। ठीक है, फार्म सब्सिडी लिखा हुआ है ना, तो अभी एग्रीकल्चर में फिर से हम लोग पढ़ेंगे फार्म सब्सिडी में। हाँ, फार्मर सब्सिडी के लिए ही। तो सब्सिडी होता क्या है तो वो बता दो पहले इंट्रोडक्शन में। क्या होता है सब्सिडी, बताओ। ट्रांसफर पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को, है ना। इनपुट सब्सिडी किससे प्रोवाइड करती है? फर्टिलाइजर्स पे करती है, और सीड्स पे करती है, और एमएसपी पे, और डीजल, इरिगेशन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, तो तुम्हारे इंट्रोडक्शन में हो गया, लिख लोगे। ठीक है, ये इनपुट सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, लिख लो इसको। पहले भी मैंने बताया, बट यहाँ पे लिख लो, कैसे फ्रेमिंग करोगे आंसर को। क्लियर। अब पूछ रहा है इसका क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न पे इसका इम्पैक्ट देखो, जैसे गवर्नमेंट इरिगेशन पे सब्सिडी दे रही है, एमएसपी दे रही है, ठीक है, तो डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हो रहा है। मतलब जो ड्रॉट एरिया है, जहां पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं ग्रो करने चाहिए, ठीक है, जैसे राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है, शुगर केन है, तो जो जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वो इरिगेशन पे या डीजल पे सब्सिडी मिलने की वजह से उस एरिया में भी ग्रो हो रहा है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एरिया गुजरात के और महाराष्ट्र के हैं, वो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया हैं, ठीक है, बट गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, एमएसपी प्रोवाइड कर देती है, राइस पे, शुगर केन पे एफआरपी है, ठीक है, या डीजल पे सब्सिडी दे देती है, तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि राइस पे और व्हीट पे सब्सिडी गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है। अब पंजाब में देखो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए ना, कि जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप हो, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है वहाँ पे ड्रॉट वाले क्रॉप हो, ठीक है, जो लेस वाटर रिक्वायर करते हैं। तो ये चीज़ नहीं हो रहा है। अब इसमें तुम एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात या एमपी का दे सकते हो, कि वहाँ पे कुछ रीजन जो एक्चुअल में वाटर इंटेंसिव वाटर वहाँ पे है नहीं, बट फिर भी वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो हो रहा है, तो ये अफेक्ट कर रहा है ना क्रॉपिंग पैटर्न को। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है। क्रॉपिंग डाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, देखो, जैसे तुम अभी आओगे, तुम पंजाब में देख लो, ठीक है, यूपी में देख लो, यहाँ पे सिर्फ फार्मर अब क्या करते हैं, राइस और व्हीट ग्रो करते हैं, क्योंकि उस पर एमएसपी मिलती है, वाटर चाहिए होता है तो डीजल पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो एक तो क्रॉपिंग पैटर्न भी अफेक्ट हुआ, दूसरा क्रॉप डाइवर्सिटी भी अफेक्ट हो रहा है ना, सिर्फ राइस और व्हीट ग्रो कर रहे हैं। पंजाब में तो व्हीट और राइस के अलावा कुछ ग्रो ही नहीं होता है, यूपी में भी ऐसे ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत कम जगहों पे होता है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा हरियाणा में भी है राइस व्हीट, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है उनको, एमएसपी मिल रहा है तो उसकी वजह से ग्रो करते हैं। डीजल पे सब्सिडी मिल रहा है तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। क्लियर। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग डाइवर्सिटी को भी अफेक्ट कर रहा है, अलग अलग तरह के क्रॉप ग्रो होने चाहिए ना, लेकिन एक क्या है, राइस और व्हीट यही ग्रो हो रहा है। ठीक है, ऐसे तुम वेस्ट बंगाल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ जूट ग्रो होता है।
तो क्रॉपिंग डाइवर्सिटी भी अफेक्ट हो रही है। क्लियर? अब फिर इकोनॉमी ऑफ फार्मर को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये? इकोनॉमी ऑफ फार्मर मतलब क्या है? फार्मर्स आर नॉट एबल टू रियलाइज देयर प्राइस। ठीक है, वो एमएसपी के चक्कर में और क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करते हैं जिसपे उनको अच्छा प्राइस रियलाइजेशन होगा। तो जिसपे एमएसपी मिलता है वही ग्रो करते हैं सिर्फ। बाकी और भी क्रॉप्स हैं जिसपे अच्छा प्राइस रियलाइजेशन है लेकिन वो ग्रो नहीं करते हैं, तो ये इकोनॉमी ऑफ फार्मर को भी इम्पैक्ट करता है। तो तीनों चीज़ों को ये इम्पैक्ट कर रहा है। अब इसके एंड में फिर वही तुम लगा देना कि रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी इज नेसेसरी। ठीक है, ताकि जैसे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, अब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। ठीक है, इनको और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो हो सकता है जो थ्रेशोल्ड 300 यूनिट का या 200 यूनिट फ्री का दिया गया है वो खत्म हो जाए, फिर इनको और पे करना पड़ेगा, इनका इनपुट कॉस्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक, बट इसका निगेटिव पूरा तुमने लिख दिया तो पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा कि सब्सिडी ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पुअर फार्मर्स या जो टारगेटेड बेनिफिशरी हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, तो उनको देना है। और सब्सिडी और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो है ये और इंडिया की और भी इकोनॉमिक सेक्टर को अफेक्ट करता है। तो दैट्स वाई वी नीड टू रेशनलाइज द सब्सिडी। लिख लोगे? हाँ, लिख के लाओ। ठीक है, ये सब लिख लेना वहाँ पे एग्जाम्पल में। अभी एग्रीकल्चर भी तुम्हारा टॉपिक है ना, तो इसमें ये सब आएगा। अभी हम लोग सिर्फ पॉवर्टी वाला देख रहे हैं। हम्म किसमें तुम बोल रहे हो? हाँ, तो चेंज लाना पड़ेगा ना। जो चीज़ पार्लियामेंट से पास हुई है उसको चेंज करना है तो पार्लियामेंट से ही चेंज होगा वो। पूरे एक्ट में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर पार्लियामेंट से एक्ट के थ्रू बना है, अगर उसमें कोई चेंज करना है तुम्हें तो उसी एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। वो ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होगा। ठीक है, जैसे सीबीआई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है तो उसमें गवर्नमेंट जब चाहती है चेंज कर देती है। ठीक है, लेकिन सीआईसी जो तुम्हारा स्टेचुटरी बॉडी है उसमें चेंज करोगे तो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ पार्लियामेंट से पास हुई है अगर उसमें तुम्हें कुछ भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट से ही होगा वो। ठीक है, चलो डब्ल्यूटीओ पे आ जाओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ पहले, या ओरिजिन कैसे हुआ इसका। तो ये हम लोग पोस्ट वर्ल्ड वार टू, ठीक है, जो विक्टर कंट्रीज थी या जो डिफीटिंग कंट्रीज थी दोनों की इकोनॉमी क्या थी? सेटल्ड थी। है ना, जो चाहे जीते हो चाहे हारो दोनों की इकोनॉमी। ठीक है, अब वो क्या था? वो उसके ट्रेड को भी इम्पैक्ट कर रहा था। ठीक है, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्पैक्ट किया, कई लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, ट्रेड लॉस हुआ। फिर वहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इन तीनों को अफेक्ट किया वर्ल्ड वार ने। वहाँ का ट्रेड भी अफेक्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट हुआ, और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब क्या होता है? जैसे, हाँ, नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं पूछ रहे बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूछ रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक में डिफरेंस पता है ना? क्या होता है? पहले भी बताया मैंने। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, बोलो।
हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे जो हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग डिमांड सप्लाई का इफेक्ट पढ़ते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, ठीक है। और जब वो ब्रॉडर लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे पढ़ते हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे जीडीपी है, तो जीडीपी किस में आएगा, माइक्रो में कि मैक्रो में? मैक्रो में आएगा ना, बताया था मैंने पहले भी, तुम लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसे तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो किस में आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में आएगा? माइक्रो। कितने लोग माइक्रो बोल रहे हो, कितने लोग मैक्रो? माइक्रो वाले हाथ ऊपर करो। कोई नहीं, सब माइक्रो, ठीक है। ये कंट्री का निकलता है ना, किसी एक इंडिविजुअल का थोड़ी निकलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विद द रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, उनके बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें अफेक्ट हुई वर्ल्ड वार के बाद। तो जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो उसके बाद यूएस में एक जगह है ब्रेटन वुड, ये लिखते रहो तुम लोग। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये ब्रेटन वुड जो है, ये यूएसए में एक जगह है, ये किसी आदमी का नाम नहीं है। क्लियर? तो इस कॉन्फ्रेंस का 3 आउटकम था, मतलब इसमें जो आउटकम था उसमें यह हुआ कि हम लोग 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इन सब चीज़ों को फिर से करेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला बनाया गया यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दूसरा बनाया गया आईएमएफ, और तीसरे का जो प्रपोजल था वो था आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक किस लिए था? सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने के लिए। सॉफ्ट लोन मतलब क्या होता है? जिसका इंटरेस्ट रेट कम हो, इंटरेस्ट लेस हो, और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है, मतलब लोन को रिपे कब करना है, वो हाई हो, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट लोन। तो वर्ल्ड बैंक को बनाया गया सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटल्ड हुआ है अभी, ठीक है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से क्रिएट किया जाए। तो उनको सॉफ्ट लोन देने का काम कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन मतलब लेस इंटरेस्ट रेट और मेच्योरिटी पीरियड हाई, मतलब लगभग 20 to 30 ईयर्स का मेच्योरिटी पीरियड, कि इतने साल बाद आपको वापस करना है। क्लियर? और इंटरेस्ट रेट मतलब 0 से 1% के बीच में, ताकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये वर्ल्ड बैंक का हो गया। अब वर्ल्ड बैंक पूरा अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आईएमएफ। आईएमएफ क्यों बनाया गया? देखो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे, ठीक है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ कई सारी कंट्रीज का, क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से अफेक्ट हुआ था ना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो कई सारी कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। तो आईएमएफ किस लिए था? टू स्टेबलाइज द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, टू स्टेबलाइज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट। टू स्टेबलाइज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये किसका काम था? आईएमएफ का। क्लियर? अभी आईएमएफ भी हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। फिर तीसरा प्रपोजल था आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड भी डिस्टॉर्ट हुआ था ना, ठीक है। तो मल्टीलेटरल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आईटीओ का किस लिए प्रपोजल था? टू रेगुलेट एंड मेक मल्टीलेटरल ट्रेड कॉम्पिटिटिव, ठीक है। टू रेगुलेट एंड मेक मल्टीलेटरल ट्रेड कॉम्पिटिटिव। क्लियर? अब देखो ये दोनों तो बन गए, वर्ल्ड बैंक भी बन गया और आईएमएफ भी बन गया, बट ये नहीं बन पाया, इस पे कंसेंसस नहीं था आईटीओ पे। तो ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंसस,
आईटीओ कुड नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, क्योंकि सारी कंट्रीज का कंसेंसस नहीं बन पाया आईटीओ। तो अब क्या किया जाए, ट्रेड में तो इफेक्ट पड़ा ही था ना, तो ट्रेड का जो इफेक्ट पड़ा है उसको कैसे करेक्ट किया जाए। तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया, आईटीओ नहीं बना तो उसकी जगह पे ये गेट एक एग्रीमेंट होता है, हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसकी जगह पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ 1948 में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, क्लियर। अब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड मतलब टैरिफ और ट्रेड पे जनरल एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इसी एग्रीमेंट के अंडर में कई सारे राउंड ऑफ टॉक्स हुए, इसी गेट के अंदर में कई सारे तुम्हारे राउंड ऑफ टॉक्स। राउंड ऑफ टॉक्स का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम तक कन्वर्सेशन चलता है, ठीक है। तो इसी में एक था उरुग्वे, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स, ठीक है। राउंड ऑफ टॉक में क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि ये कई सालों तक ये टॉक्स चलते थे। जैसे तुम्हारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, 3 बार लगातार चला था ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऐसे इसमें भी था, गेट के अंदर में कई राउंड ऑफ टॉक्स हुए। तो इसमें जो राउंड ऑफ टॉक उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन सारे टॉक्स में डिस्कस क्या किया गया कि गेट के अंदर लिमिटेशंस है, गेट इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट ऑट टू बी। तो प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम गेट में कि इतने सारे राउंड ऑफ टॉक करने पड़े। तो दो प्रॉब्लम थी मेनली, गेट की जो लिमिटेशंस थी वो मेनली दो लिमिटेशंस थी। एक तो उसमें सर्विसेज नहीं कवर थे। देखो गेट कब बना है, 1948 में। उस टाइम सर्विस सेक्टर उतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, सारी कंट्रीज का फोकस किस पे था, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो फर्स्ट लिमिटेशन गेट का क्या था, सर्विस सेक्टर वाज नॉट इंक्लूडेड, ये लिख लो, सर्विस नॉट इंक्लूडेड, क्लियर। अब सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड नहीं था तो एक चीज होती है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो आईपीआर की भी बात नहीं होती थी, क्योंकि ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है तो, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स एनीथिंग विच हैज बीन क्रिएटेड बाय यूजिंग योर माइंड और ब्रेन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो लिख लो इसको जिसको नहीं पता हो, ठीक है, एनीथिंग विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय यूजिंग योर माइंड्स एंड ब्रेन। जैसे क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्जांपल, और हम्म, और देखो सॉफ्टवेयर रिसर्च या जो कुछ भी तुम करोगे ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें हम लोग नाम क्या देते हैं, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, ये सब तो आता है, ट्रेड सीक्रेट, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, कॉपीराइट, तो ये सब तुम्हारे ब्रेन का क्रिएशन है ना। तो इन सब, ये सब मेनली सर्विस सेक्टर में ज्यादा होता है। तो गैट में क्या था, ना तो सर्विस सेक्टर कवर था ना तो आईपीआर कवर था, ठीक है। देयर वाज नो रूल फॉर आईपीआर इन द गेट एंड देयर वाज नो रूल ऑन द ट्रेड इन सर्विसेज। तो दो चीजें इसकी लिमिटेशन थी। तो ये जब उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक हुआ था, ठीक है, अब ये राउंड ऑफ टॉक है तो इसका भी टाइम पीरियड 1986 से 1994। उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक का पीरियड क्या है, 1986 टू 1994। तो फाइनली 1994 में ये टॉक फिनिश हुई और मार्राकेश एग्रीमेंट साइन किया गया।
ठीक है, ये उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक जब फिनिश हुआ 1994 में फिनिश हुआ, तो मार्राकेश एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, इस टॉक के बाद, और इसी एग्रीमेंट के अंडर ये डिसाइड किया गया ये WTO बनाया जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट। ये यहां से ये पीसीएस में पूछ लेता है कि कब से स्टार्ट हुआ है। क्लियर हुआ WTO कैसे बना? हाँ, और WTO का जो मेन काम है वो क्या है? टू रेगुलेट, हाँ, टू रेगुलेट मल्टीलेटरल ट्रेड। ये वर्ड मल्टीलेटरल ट्रेड लिखना भूल जाते हैं लोग, लिख लो उसको, टू रेगुलेट मल्टीलेटरल ट्रेड। WTO कैसे बना समझ में आया? हाँ, और WTO का मेन काम क्या है? टू रेगुलेट मल्टीलेटरल ट्रेड। क्लियर? मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है? बोलो। देखो, जैसे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाता है ना, जैसे इंडिया के बीच में और कई सारे कंट्रीज के बीच में बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ऐसे जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट या एक ग्रुप के साथ ट्रेड एग्रीमेंट बन जाता है, तो वो सारे ट्रेड इसके अंडर में नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ मल्टीलेटरल ट्रेड आता है। मतलब विदाउट साइनिंग एनी बायलेटरल ट्रेड ट्रीटी आर एग्रीमेंट, इफ यू आर डूइंग ट्रेड विद अदर कंट्री, तो दैट्स कम अंडर द मल्टीलेटरल ट्रेड। तो लिख लो इसको साइड में, व्हेन वन कंट्री कैन ट्रेड विथ एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, when one country can trade with any other country of the world without any exclusive treaty or agreement, without any exclusive trade or agreement। ठीक है, तो ये मल्टीलेटरल ट्रेड को रेगुलेट करता है, ये चीज ध्यान देना। हो गया? यहां तक क्लियर है? हाँ, अच्छा, ये सब पूछता है एग्जाम में कि मार्केश ट्रीटी किससे रिलेटेड है, ठीक है, या उरुग्वे राउंड किससे रिलेटेड है, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ था फर्स्ट वाले जनरल काउंसिल में, उसको सिंगापुर इश्यूज बोलते हैं, क्योंकि पहला इसका जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि सिंगापुर इश्यूज किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था सिंगापुर में हुआ था WTO का, तो वहां पे जिन इश्यूज पे डिस्कस किया गया था ट्रेड से रिलेटेड, उसको सिंगापुर इश्यूज बोलते हैं। ठीक है, और ये भी पूछता है कि फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का कहाँ पे हुआ था। दो चीजें, या तो रिसेंट वाला पूछेगा, या तो इंडिया में कब हुआ था ये पूछता है, या तो पहला कब हुआ था। ये तीन चीजें एग्जाम में ज्यादा आती हैं। तो कई सारे हुए तो सब तुम याद नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था, और वहां पे जिन इश्यूज पे डिस्कशन हुआ था कि जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है मल्टीलेटरल ट्रेड में, उसको सिंगापुर इश्यूज बोलते हैं। तो अभी हम लोग आगे भी देखेंगे सिंगापुर इश्यूज में क्या क्या चीजें हैं, उनका सोल्यूशन क्या क्या निकाला गया।
ठीक। तो नेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। क्या गेट इंस्टीट्यूशन कहाँ है बेटा? वो तो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इंस्टीट्यूशन कहाँ से होगा? हाँ, इंस्टीट्यूशन तो WTO है। फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड या इसी को ट्रेड लिबरलाइजेशन भी बोला जाता है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि फ्री में ट्रेड, पैसा नहीं देना पड़ेगा। हाँ? उसको कम करना है। ठीक है। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि रिमूविंग द बैरियर्स इन ट्रेड। रिमूविंग बैरियर्स इन ट्रेड। अब ये जो बैरियर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा टैरिफ बैरियर्स, दिखता है तुम लोग को? एक मार्कर ले लो यार जो चलता हो बहुत। हाँ, दिख रहा है? नहीं ना, तो मैं फर्जी में लिखे जा रहा हूँ। एक मार्कर ले आओ या बोल दो इंक वगैरह दे दें डाल के, बोल दो वहां जाके, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि नहीं दिखता, इसमें है नहीं। तो इतनी मेहनत करके लिखने का मतलब क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है ना पीछे से? दिख रहा है किसी को? थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। क्वेश्चंस देखा था तुम लोगों ने जाके, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला? सॉल्व हो रहे थे थोड़े थोड़े? थोड़े थोड़े से ही सागर भरेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ऐसे बोला जाता है। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है कुछ? हाँ, याद करके लिखने वाले में प्रॉब्लम हो रही है तो? हाँ, नॉलेज कम है? नॉलेज कम नहीं है, विजडम नहीं है ये बोलो। नॉलेज तो हो गई जितना होना था, उसको यूज कैसे करना है वो नहीं आता है। समराइज कर लिया करो, ठीक है, समरी बना लिया करो माइंड में जैसा, तभी याद रहेगा। और एक दो बार पढ़ने से याद भी नहीं होता है ना। कई बार पढ़ोगे तब याद होगा। देखो इसमें मतलब क्या है, रिमूविंग बैरियर्स इन ट्रेड, फ्री ट्रेड का मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें टैरिफ बैरियर्स होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है। टैरिफ बैरियर मतलब जैसे तुम एक्साइज या कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाते हो, ये सब टैरिफ बैरियर में आता है। ठीक है, तो टैरिफ बैरियर को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है, इसको खत्म नहीं करना। क्लियर? इसको क्या करना है? मिनिमाइज, क्योंकि इसको खत्म भी नहीं कर सकते हो। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं कि आप इतना ही इंपोर्ट करोगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट कोटा। तो ये क्या है? ये भी फ्री ट्रेड को हिंडर कर रहा है ना, बैरियर है। तो इस तरह के जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं उनको एलिमिनेट करना है, कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तुमने सुना होगा कि वो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, सुना है किसी ने? नहीं। हाँ, ये भी WTO के अंदर एक क्लॉज है।
सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, ये मेनली प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फाइटो मतलब प्लांट होता है ना, देखो कितना तेज दिमाग दौड़ता है। ठीक है, तो ये एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे इंडिया का अल्फांसो मैंगो है ना, बहुत फेमस है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जब वो जाता है तो वो लोग इसी का बहाना करके उसको खरीदते नहीं, एसपीएस मेजर का, कि इसका जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, दैट इज नॉट अप टू आवर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। जबकि कई सारी कंट्रीज में वो अल्फांसो मैंगो जाता है। ऐसे कभी कभी जब बर्ड फ्लू हो जाता है तो मान लो कंट्री के किसी एक सेक्शन में हुआ होगा, तो पूरी कंट्री से जो एग इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है उस पर बैन लगा देती हैं कंट्रीज। तो ये सब नॉन टैरिफ बैरियर्स में आता है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना है। हालांकि वो डब्ल्यूटीओ ने अलाउ किया है कि अगर आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है तो आप उस प्रोडक्ट को रोक सकते हैं। किसको? नहीं नहीं, इसको तो खत्म करना है, नॉन टैरिफ को मिनिमाइज इसको करना है, टैरिफ बैरियर। क्लियर? तो ये इसका मतलब हुआ फ्री ट्रेड। अब ये फ्री ट्रेड क्यों जरूरी है? वाई डू वी नीड फ्री ट्रेड? वाई वी नीड फ्री ट्रेड? लिखो इसको, बताओ कि फ्री ट्रेड क्यों जरूरी है। भाई कंट्रियां तो पैसे ही कमा रही ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, तो उनके लिए अच्छा, तो क्यों जरूरी है फ्री ट्रेड? बोलो। हम्म। हम्म। तो ये जो लॉस हो रहा है एक्साइज और कस्टम, ये सब, भाई इससे तो गवर्नमेंट पैसे कमाती है ना। देखो, फ्री ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्रीज, ये लिख लो। हाउ? अब ये सोच के बताओ। फ्री ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्रीज, कैसे है ये बताओ। हाँ, कहाँ? ये तो ये सब तो कम हो रहा है, तब इनकम कहाँ ज़्यादा हो रही है? हाँ देखो, फ्री ट्रेड जो है, हर कंट्री जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सरप्लस में प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे इंडिया का वीट जो है कई सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाता है ना। तो अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वहाँ पे एक्साइज और कस्टम बहुत ज़्यादा लगा दें तो इंडिया वीट एक्सपोर्ट कर पाएगा, वीट या राइस? नहीं ना। तो ऐसे हर कंट्री जो है कुछ प्रोडक्ट सरप्लस में प्रोड्यूस करती है, तो उस सरप्लस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे करेगी अगर फ्री ट्रेड नहीं होगा तो? है ना। तो हर कंट्री के लिए बेनिफिशियल है ये, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्रीज। क्योंकि चाहे गुड्स या सर्विसेज में भी देख लो ना, ये तो दोनों के लिए है। कुछ कंट्रीज सर्विसेज अच्छा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ सर्विसेज अच्छा है। अगर उस पर एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगा दोगे तो वो ट्रेड कर पाएंगे। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्री बिकॉज all the countries have some specific products which can be produced in surplus amount, इसलिए हमें फ्री ट्रेड बहुत ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, फेयर ट्रेड।
फ्री ट्रेड हो गया। नेक्स्ट है फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड मतलब क्या है? रिमूविंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये कैसे रिमूव करोगे? इसके लिए दो चीजें हैं। एक है तुम्हारा एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड सेकेंड वन इज काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। अब इसको समझ लो, ये दोनों होता क्या है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। डंप का मतलब क्या होता है? कहीं जाके गिरा देना या छोड़ देना। तो एंटी डंपिंग जो होता है वो डंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए। डंपिंग मतलब यहाँ ट्रेड के फॉर्म में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम चाइना का स्टील इंडस्ट्रीज ले लो। अब यहाँ स्टील का जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस प्रोडक्शन, मतलब जितना उनका रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, जनरली जो इनका कॉस्ट आया है, प्रोडक्शन का कॉस्ट, उसको बनाने में कुछ कॉस्ट आया होगा ना। हाँ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी लेस, जैसे मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट इनका आया 100, तो ये क्या करते हैं, डंप कर देते हैं एट 90 इंडिया में। इसको बोला जाता है डंपिंग। तो जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट आया है इवन लेस देन द प्रोडक्शन कॉस्ट, चाइना इज एक्सपोर्टिंग स्टील टू द इंडिया, दैट इज डंपिंग। तो इसमें बुराई क्या है, सस्ते में तो मिल रहा है हमें। क्या बोलो? नहीं नहीं, तुम क्या बोलो? नहीं नहीं, ये सब्सिडी वाला इधर है, वो इधर है, इधर इसमें अभी आएगा। इसमें अभी प्रोडक्शन कॉस्ट वाला है। अब देखो इससे क्या होगा, इससे ये 100 रुपये इनका प्रोडक्शन कॉस्ट आया, उससे भी कम में इन्होंने क्या किया, इंडिया में डंप कर दिया। तो इंडिया को तो बढ़िया है ना, सस्ते में मिल रहा है। हाँ, फिर जो इंडिया की डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा ना, वो बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। और फिर जब वो बंद हो जाएंगे तो यही जो 90 में बेच रहे थे अब 150 में बेचेंगे। क्लियर? तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ ने अलाउ किया है कि अगर कोई कंट्री ऐसा करती है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। क्लियर? तो डब्ल्यूटीओ हैज अलाउड टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी टू द importing country if any of the product is being dumped in their country. क्लियर है? फेयर ट्रेड हुआ ना। अब गवर्नमेंट मान लो 90 रुपये में डंप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इन पे क्या करेगी, 10 रुपये का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, फिर 100 हो गया। तो दोनों इंडियन इंडस्ट्री और इनकी इंडस्ट्री दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्या हो? नहीं नहीं, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट तुम्हारी कंट्री में उतना वहां पे भी लगा सकते हैं। ज्यादा तो तुम एक्साइज और ये सब लगाओगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्लियर होगी। अब देखो काउंटर बिलिंग पे आ जाते हैं, जो तुम बता रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, राम चयन। अरे यार, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। राम जी ने चयन किया तुम्हें, हाँ? चलो यूपीएससी वाले भी चयन कर लें तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा जब चयन हो जाएगा तो न्यूज़ बड़ा अच्छा बनेगा ना। कहाँ के हो तुम?
बहराइच के हो? हाँ, बहराइच के राम चयन का यूपीएससी में चयन। अच्छा लगेगा ना बहुत, मेहनत करो बेटा। ठीक है, अब देखो ये सब्सिडी ऑफसेट करने के लिए जो तुम बता रहे थे अभी, टू ऑफसेट द सब्सिडी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका भी एग्जांपल देख लो। यूएसए है वो अपने फार्मर्स को वीट सब्सिडी देता है, ठीक है। तो यूएसए का जो फार्मर्स है उसका वीट का प्रोडक्शन बहुत कम पड़ता है फिर, क्योंकि वो उसको प्रोडक्शन के लिए भी सब्सिडी देता है, एक्सपोर्ट के लिए भी सब्सिडी देता है। तो वो इंडिया में अगर एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए वाले, तो उनका कॉस्ट बहुत कम आता है। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट से कम में नहीं करते हैं, सब्सिडी की वजह से रेट कम हो रहा है। जैसे मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट तुम्हारा 100 रुपये पड़ रहा था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है, तो अब वो 70 रुपये में ही पड़ रहा है। जैसे इंडिया भी सब्सिडी देती है ना अपने फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी का और इन सब का, वैसे यूएसए वाले भी देते हैं। तो जो वो सब्सिडी देते हैं उसकी वजह से उनके जो फार्मर्स हैं उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम पड़ जाता है। तो अब ये वीट जो है इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया के फार्मर्स का जो कॉस्ट आता है वो ज़्यादा आ जाता है एज कम्पेयर टू यूएस के फार्मर्स के। तो सस्ते में इंडिया में ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अच्छा है ना, हम लोग को सस्ते में मिल रहा है सब कुछ। इसमें भी प्रॉब्लम है, सस्ते में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सस्ते में? हाँ, फिर इट विल क्रिएट मार्केट डिस्टॉर्शन इन इंडिया। इन दोनों से मार्केट डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। ये इंडियन फार्मर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे ना भाई, कुछ दिन तक तो वो सस्ते में भेज देंगे, फिर इंडियन फार्मर्स धीरे धीरे करके वीट प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, है ना। तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे वीट वाले। तो डब्ल्यूटीओ ने बोला कि ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। तो इन केस इफ एनी गवर्नमेंट वांट टू ऑफसेट सब्सिडी, इट कैन इम्पोज काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। हाँ, उतना ही। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, अभी सब्सिडी पे आएंगे, ब्लू बॉक्स, नंबर बॉक्स, इन सब पे, तो वहां पे कवर करेंगे इसको। तब बताएंगे कि कौन सी सब्सिडी ट्रेड डिस्टॉर्शन में मानी जाती है, कौन सी नहीं मानी जाती है। फिर इस पे भी डब्ल्यूटीओ पे अभी झगड़ा चल ही रहा है, तो उसके लिए एक पीस क्लॉज साइन हुआ है कि अभी ज़्यादा सब्सिडी दे दो, क्योंकि अभी कोविड की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन फार्मर्स पे। तो इंडिया ने 2-3 बार पीस क्लॉज यूज़ कर लिया, जितना रिक्वायर्ड सब्सिडी से ज़्यादा। अभी आगे पढ़ेंगे इस डिमिनिमस लिमिट बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ये? दोनों ड्यूटीज समझ में आ रही है? एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगता है, काउंटर व्हीलिंग कब लगता है। सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए कौन सी ड्यूटी लगाई जाती है? काउंटर व्हीलिंग। और डंपिंग को? सब्सिडी वाला समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ना, क्योंकि वो लेस सब्सिडी जब यूएसए देती है तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो कम में इंडिया में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इंडिया का जो फार्मर्स है वीट का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा देती है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट आओ, थर्ड रूल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस रूल लिख लो। ठीक है, प्रेडिक्टेबल ट्रेड रूल्स। प्रेडिक्टेबल ट्रेड रूल्स मीन्स इन डब्ल्यूटीओ member countries, in WTO member countries cannot change rules abruptly, cannot change rules abruptly। abruptly मतलब सडनली, ठीक है। मतलब डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ऐसा नहीं कर सकते कि आज रात में कुछ और रूल था और कल सुबह उठो तो कोई और रूल होगा। तो एब्रप्ट या सडन रूल चेंज जो है वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। क्लियर है? इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यहां तक समझ में आए? नेक्स्ट रूल प्रिंसिपल है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें भी दो चीजें हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट। किसी ने सुना है इसके बारे में? किसने बताओ? वो क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। मोस्ट फेवर्ड नेशन और कौन जानता है? नाम सुना है किसी ने? न्यूज़पेपर वगैरह भी नहीं पढ़ना चालू किया तुम लोगों ने? हाँ हाँ। फ्रेंड कंट्रीज को क्या करते हैं? उनको फेवर करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। ऊपर लिखा है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इसमें दो चीजें हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट। वो लड़की एग्रीकल्चर वाली कहाँ गई जो थी? कौन है? तुम हो ना? एग्रीकल्चर से किसका है? तुम? तो फिर हाथ ऊपर करो ना, बताओ मैं हूँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बोलो। पढ़ी हो तुम? इस सब तो पढ़ा होगा ना। कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन तुम्हारा? बीएससी एग्रीकल्चर है? कहाँ से? एलयू का? कौन सा कॉलेज है? भालचंद्र? सुना हुआ लग रहा है ये। दुबग्गा के आसपास पड़ता है क्या? और कोई है जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है? चलो कोई बात नहीं। कितने लोग सुने हो सिर्फ ये बताओ, जानते हो नहीं? बस दो लोग। तुम क्या जानते हो? उनको फेवर करना। सब बच्चे मुझे यही बताते हैं मोस्ट। तो फिर तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। हम ऊपर क्या लिखे हैं? नो डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेड विदाउट। और तुम लोग जो बता रहे हो उससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। ये एमएफएन का मैं कहीं पे भी, मैं आज तक मतलब मुझे 5 साल हो गया पढ़ाते हुए, 6th ईयर है मेरा। तो मैं कहीं पे भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे एमएफएन में यही जानते हैं कि किसी कंट्री को फेवर किया जाएगा, क्योंकि नाम है ना मोस्ट फेवर्ड नेशन। और जबकि वो भूल जाते हैं, पढ़ते टाइम ऊपर लिखा रहता है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें दो चीजें हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट। और आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा सही किया हो इसको, आज तक मतलब रिकॉर्ड है ये। और कई बार पढ़े रहते हैं डब्ल्यूटीओ, एग्जाम भी दिए रहते हैं, प्रीलिम्स भी निकाल लेते हैं। कुछ लोग तो फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, एमएफएन नहीं जान पाते हैं। देखा है मैंने ऐसे। अक्सर मैं मॉक इंटरव्यू वगैरह जब लेता हूँ तो मैं एमएफएन जरूर पूछता हूँ बच्चों से कि मोस्ट फेवर्ड नेशन सुने हो? तो बोलते हैं यस सर, वेरी प्राउडली। मैं पूछता हूँ व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन? तो बोलते हैं सर फ्रेंडली नेशन को प्रमोट करते हैं, उसके साथ ट्रेड ज़्यादा करते हैं। ऐसे सब बताते हैं उल्टा सीधा। देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है ना, कि नो डिस्क्रिमिनेशन विदाउट एनी कंट्री। नो डिस्क्रिमिनेशन विथ एनी कंट्री, इसका मतलब ये होता है। अब इसको समझ लो, ये होता क्या है, जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो अगर किसी कंट्री को एमएफएन स्टेटस देती हैं तो उस कंट्री के साथ ट्रेड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। इसका मतलब ये होता है।
डब्ल्यूटीओ की जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने डब्ल्यूटीओ के किसी अदर मेंबर को एमफिन स्टेटस दे दिया है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और अगर एमएफएन स्टेटस नहीं दिया है तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे अभी कुछ टाइम पहले जब ये उरी और पठानकोट वाला अटैक नहीं हुआ था, उसके पहले जो है इंडिया ने पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस दे रखा था, अब विड्रॉ कर लिया है। अब साइड में लिख सकते हो तुम लोग साइड नोट के फॉर्म में। तो इंडिया जो बेनिफिट डब्ल्यूटीओ के अदर मेंबर कंट्रीज को देती थी वही पाकिस्तान को भी देना पड़ता था, और पाकिस्तान ने आज तक एमएफएन स्टेटस नहीं दिया इंडिया को। लेकिन इसमें पाकिस्तान का घाटा है, हमारा कुछ नहीं जाता, क्योंकि हम लोग ट्रेड सरप्लस में है पाकिस्तान से। गवर्नमेंट ने विड्रॉ करके थोड़ा सा, मुझे लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि सही डिसीजन नहीं था ये। लॉस बहुत हो रहा है हमारा, क्योंकि हम लोग ट्रेड सरप्लस में थे ना पाकिस्तान से। अब हम लोग एक्साइज ड्यूटी, ये सब टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, ये सब ज़्यादा लगा देते हैं, रेट हमारा कम हो गया है। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे पहले मान लो ये पंजाब है, अब पंजाब से कोई ट्रक आता था, अब वो यहाँ पे आता था वेस्ट बंगाल में, पंजाब से वेस्ट बंगाल में, तो वो आने जाने दोनों टाइम पे वो कुछ ना कुछ लेके जाता था। अभी जैसे हम लोग पाकिस्तान से कुछ मंगवाए और पंजाब से वो वेस्ट बंगाल तक आए। अब पहले क्या होता था कि जब एमएफएन स्टेटस दे रखा था इंडिया ने, तो वो वेस्ट बंगाल से भी भर के कुछ चीज़ पंजाब जाती थी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता था ना। अब वो चीज़ भी नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम है उसकी वजह से। हम ट्रेड सरप्लस में ना होते तो शायद नहीं प्रॉब्लम होती। हम ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे, हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, उनसे इंपोर्ट कम कर रहे थे। लेकिन अब हमने एमएफएन स्टेटस हटा लिया, तो अब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो उतना ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड डिक्लाइन हो गया। और ये वाली प्रॉब्लम भी आ रही है कि उधर से कोई ट्रक आती है तो इधर से खाली जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल हो जाता है। जैसे रात में अगर तुम 10-11 बजे के बाद अमौसी एयरपोर्ट पे लैंड करो, तो हजरतगंज तक आने का तुम्हारा 800 रुपये आराम से चला जाएगा। 600 से 800 के बीच में जाएगा 100%। ठीक है। और वही चीज़ तुम अगर दिन में जाओगे तो मुझे लगता है हार्डली 250 रुपये पड़ेंगे, या बहुत होगा तो 300। क्योंकि होता क्या है ना, वो यहाँ छोड़ेगा तो फिर यहाँ से उसको फिर पैसेंजर मिल जाएंगे वहाँ ले जाने के लिए, तो उसका 600 हो गया। अब रात में वो आता है तो उसको पता नहीं मिलेगा कोई कि नहीं मिलेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। अरे चारबाग से पकड़ लो, एयरपोर्ट नहीं जाते हो तो चारबाग पकड़ लो। चारबाग से अभी तुम कपूरथला पे आओ या यूनिवर्सिटी पे आओ तो रात में ज़्यादा पैसे ले लेते हैं ना, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में यहाँ से वापस जाते टाइम पे भी बच्चे मिल जाएंगे जिनको चारबाग जाना होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एमएफएन स्टेटस का मतलब ये होता है कि अगर किसी डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री ने दूसरे डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री को एमएफएन स्टेटस दिया है, तो जो बेनिफिट अदर कंट्रीज को देता है वही बेनिफिट उस कंट्री को भी देना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो लिख लो इसको, डब्ल्यूटीओ मेंबर गिव्स ट्रेड कंसेशन टू अदर मेंबर, देन आइडियली इट शुड बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स। एमएफएन सेज दैट, एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जब दे दिया तब, if WTO member gives trade concession to other members, then ideally it should be given to all members. ठीक है, तो WTO मीन्स डोंट फेवर एनी कंट्री। WTO में MFN का मतलब क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है, डोंट फेवर एनी कंट्री। एक बेनिफिट जो दिया है, एक कंसेशन जो दिया है, वो अदर वाले मेंबर्स को भी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया ही? अब तो कंफ्यूज नहीं रहोगे ना, क्वेश्चन डाल दें टेस्ट में। हाँ, जिनको MFN दे रखे हो। हम्म। हम्म। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जैसे पाकिस्तान से हटा लिया तो अब डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है।
ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा नेशनल ट्रीटमेंट। कंट्री देती है बेटा, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को दिया, इंडिया ने किसी और को दिया, इस तरह से। डब्ल्यूटीओ का एक क्लॉज है कि आप किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते हैं तो उसके साथ ट्रेड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंट्री किस किस को देती है। जैसे अब इंडिया ने पाकिस्तान को दे रखा था लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया कभी। ठीक है, और कुछ क्लियर हो गया? अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना? अब तो नहीं बताओगे सर बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं जो वीक है। हाँ बोलो। हाँ, नहीं नहीं, जो देगी, जैसे पाकिस्तान तो शुरू से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है लेकिन उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पाकिस्तान से बहुत कम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ना। लेकिन जिसने दिया है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेशनल ट्रीटमेंट। समझ में आया ये? नेशनल ट्रीटमेंट, वो उस दिन मुझसे कोई बोल रहा था सर सोलर सब्सिडी या ऐसा कुछ, किसने बोला था? तुमने बोला था। हाँ, तुमने भी बोला था। क्या बोल रहे थे तुम? हम्म, देखो इंडिया, एक एक स्कीम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नाम सुना है किसी ने? कितने लोग सुने हो? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी। कितने लोग सुने हो? हाथ ऊपर करो। बस। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या होता है बच्चा? बस नाम सुने हो? ऐसा तो नहीं कि मैंने अभी बोला तब सुन लियो। कुछ लोग बोलते हैं सर अभी आप बोल रहे हैं तब सुन लिए। तो हम लोग स्कूल कॉलेज में करते थे, यहाँ नहीं। कुछ जानते हो तो बताओ, कब आया था, क्या है इसमें, क्या करना है? हम्म, 70। कार्बन न्यूट्रल बनना है? वो तो अब हुआ है यार, पहले तो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात नहीं हुई थी। ये 2008 में ही आया है ये पीसीएस में 3-4 बार पूछा है इसका ईयर। स्पेशली जब 10 साल या 15 साल होता है तो पूछ लेते हैं। जैसे तुम लोग, मुझे लग रहा है सब 23 में दोगे एग्जाम, तो फिर से पूछ लेगा ये कब हुआ है। 18 में पूछा था। ठीक है, ऐसे इसके पहले 13 में पूछा था। तो जब भी ऐसे 5 साल, 10 साल, 15 साल हो जाता है तो वो लोग पूछ लेते हैं ये कब बना। तो मैं तो ऐसे तुक्का मार देता हूँ जोड़ के। जैसे 18 वाला जब मैंने दिया था तो सोचा यार 10 साल या 5 साल हुआ होगा, तो 17, 18 ऐसे ऑप्शन दिया था उसमें, वो मतलब 2008, 7, 6। तुमने 18 का पेपर दे रहे थे, हमने कहा बस ये 8 होगा, मारो इसको। ऐसे एक बार और कोई क्वेश्चन पूछा था, कोई बुक थी, पूछा ये कब लिखे हैं, अब हमें क्या पता कब लिखे हैं। भाई इतनी सारी बुक है, किसका किसका ये याद करके जाओगे? तो उसमें ऑप्शन था, वो शायद 1901 में लिखी गई थी बुक, ऐसे कुछ था। हाँ, हाँ, तो 120 साल जोड़ के मैंने 1901 मार दिया, फिर वो भी सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ज़्यादा तुम मतलब याद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं याद कर सकते हो। तो एक एग्जाम का पेपर का पैटर्न जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे मेंस में भी हुआ, जैसे एनपीटी टीटी है, तो उसका जब 30 साल हो जाता है, जैसे 1991 का रिफॉर्म, उसका 30 साल हो गया ना। 1991 में हुआ था, 2021 में 30 साल हो गया, तो 22 में क्वेश्चन आना ही आना था, और कुछ ना कुछ करके पूछा भी। प्रीलिम्स में पूछेंगे तो मेंस में पूछेंगे। ऐसे WTO 95 में बना है, तो WTO तो खैर वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसका कोई ना कोई मिनिस्टर टॉक होता रहता है। ठीक है, अब से 95 में बना है तो इसका 25 साल हो गया था ना 2020 में। तो 2020 में WTO के क्वेश्चन आए थे, यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी। तो ऐसे रहता है, तो थोड़ा सा जब तुम, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस पेपर से अच्छा कोई टेस्ट सीरीज नहीं होता है।
पहले वो तो लगाओ। नेशनल ट्रीटमेंट में आ जाओ। देखो, नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी गुड्स का इंपोर्ट करते हो तो उसको भी अपने डोमेस्टिक कंट्री यानी जो नेशनल कंट्री है उसके जैसा ट्रीटमेंट करना है। जैसे इंडिया का NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 मिशन है। तुम लोग जाके देख लेना क्योंकि इन्वायरमेंट की क्लास नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक मिशन है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है। अब इसके टारगेट्स भी दिए हुए हैं कि कितने साल तक कितने गीगावाट एनर्जी हमें सोलर से प्रोड्यूस करना है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट एक क्लॉज लेके आए। ये यूपीएससी में पूछा था डायरेक्ट कि ये क्या है, न्यूज में था उस टाइम पे 2017 या 18 में पूछा था। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें इंडिया ने बोला कि जो इंडिया की जो सोलर कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में, जो सोलर इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करेंगी, किसी और कंट्री का नहीं। तो ये क्या हुआ कि मतलब दूसरी कंट्री को आप नेशनल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, दूसरी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होके आ रहे हैं अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो। तो यूएसए ने WTO में केस कर दिया था इसके अगेंस्ट। इंडिया वो केस हार भी गया था। तो इसका मतलब यही होता है कि जो दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट है आप उसको भी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो नेशनल ट्रीटमेंट दो, अपनी ही कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जैसा भी उसको भी ट्रीटमेंट दो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो कि अच्छा आपको सोलर प्लांट बनाना है तो आप सिर्फ इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उसी को यूज़ करोगे, बाहर से नहीं ला सकते। ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस मानता है WTO इसको, इसीलिए इंडिया केस हार गया था ये। तो नेशनल ट्रीटमेंट वाला समझ में आ गया कि जो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको भी आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करो। तो लिख लो इसको, इंपोर्ट ऑफ गुड्स शुड बी ट्रीटेड, import of goods should be treated at par with domestic goods, at par with the domestic goods in the domestic market. क्लियर? अब ये नहीं कि आप बोल दो कि जापान का स्टील हम लोग अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हो। अगर वो स्टील आपका स्टील आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है तो जापान वाला भी यूज़ हो सकता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी। और सोलर पैनल वाला केस भी लिख लो, इंडिया का जो सोलर पैनल केस था। For Jawaharlal Nehru National Solar Mission, Indian government said that for Jawaharlal Nehru National Solar Mission under NAPCC, National Action Plan on Climate Change 2008, Indian government says that Indian government said that it will buy certain solar panel from Indian products only. Certain solar panel from Indian products only. US filed a case in WTO. US filed a case in the WTO that this domestic content requirement is the violation of national treatment. Violation of national treatment. Finally, India lost the case in WTO.
ठीक है, कल हम लोग देखेंगे WTO का स्ट्रक्चर क्या है और WTO के जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुए हैं इम्पोर्टेंट, उसमें क्या क्या हुआ है, इसी में सब्सिडी वगैरह भी कवर करेंगे कल। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अगर लिंक के अलावा किसी को